हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान का भाग 3। भाग 3 में आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि मूल अधिकार इनको बोला क्यों जाता है और कितने टाइप के अधिकार होते हैं। नागरिक अधिकार होते हैं, आपके मनुष्य के होते हैं, अगर मनुष्य होने के नाते तो मानवाधिकार हो जाते हैं, प्राणी होने के नाते भी आपके अधिकार होते हैं। तो वो सारे अधिकारों के टाइप जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के अधिकार होते हैं। इसके पहले आपकी पॉलिटी की 3 क्लासेज आ चुकी हैं, ये चौथी क्लास है। मूल अधिकारों को हमने 2 क्लासेज में डिवाइड कर दिया है, मतलब आधे मूल अधिकार आज आ जाएंगे और आधे मूल अधिकार अगली क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। फिर आपका क्या बचेगा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो देखेंगे। फिर मूल कर्तव्य, इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। आराम से 17 से 18 क्लासेज में पूरी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें पढ़ने हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा दी हुई है राज्य की, कि स्टेट किसे बोलेंगे। ठीक, तो क्योंकि हर एक अनुच्छेद में राज्य शब्द का जिक्र होगा कि राज्य अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ आप ऐसे कोर्ट जा सकते हो, राज्य को ये अधिकार है, नहीं है, क्या नहीं है, तो राज्य शब्द का प्रयोग होगा। मूल अधिकारों को समझो, राजनीतिक न्याय, जैसे डीपीएसपी है वो क्या करते हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय देते हैं, ऐसे ही मूल अधिकार आपको राजनीतिक न्याय देते हैं। एक चीज और समझो, मूल अधिकार जो होते हैं वो राज्य, अधिकांश मूल अधिकार राज्य के खिलाफ हैं, राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। नागरिकों को सशक्त करते हैं। कुछ मूल अधिकार जो है नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी देखेंगे कि नागरिकों पर क्या प्रतिबंध है जो दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव ना करे। जैसे अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता राज्य थोड़ी कर रहा है, छुआछूत वगैरह जो है आपकी, ठीक है, ये कौन कर रहा है? नागरिक कर रहे हैं आपस में, तो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। वो सारी चीजें देखेंगे। एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि सर 17-18 क्लासेज में कैसे हो सकते हैं, कुछ लोग तो 200-200 क्लासेज करा रहे हैं, वो भी 2.5-2.5 घंटे की। तो फिर उसको यही बताया कि अगर आप पिछले किसी बैच में हो, आर ओ आर ओ में, यूपी पीसीएस में, तो ये 17 क्लासेज थी पॉलिटी पर, और उससे बाहर एक भी प्रश्न पिछले 2 सालों से नहीं जा रहा है। यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी जाओगे तो वहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। तो यही अंतर है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनको खुद ही समझ नहीं है, बस वो तो पढ़ाए जा रहे हैं, पीडीएफ उठाई पढ़ा दी। ठीक है, अब जानते हैं अधिकार। तो अधिकार किसे बोलते हैं? कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तथा राज्य द्वारा स्वीकृत तर्क संगत दावे, यानी कि ऐसे दावे जो तर्कपूर्ण हो, लॉजिकली करेक्ट हो एक तो, फिर राज्य उसे स्वीकृत करे। ठीक है, तो वो अधिकार कहलाते हैं। अब अधिकारों के प्रकार है, एक है प्राकृतिक अधिकार। ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रकृति से व्यक्ति को मिलते हैं या कोई भी प्राणी हो उसको, जैसे जीवन का अधिकार, कि कोई अगर प्राणी जन्म लिया, आपने देखा होगा कई बार न्यूज में आता है, किसी चूहा को, एक व्यक्ति पर एफआईआर हो गई थी, वो एक क्या कर रहा था, चूहे को पैर से दबाए हुए था पानी में। ठीक है, उस पर एफआईआर हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये चूहा तो वैसे मारना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप दिखा रहे हो, डिजिटली माध्यम से दिखा रहे हो लोगों को, उसके जीवन के अधिकार का हरण कर रहे हो, उसको वो नैसर्गिक अधिकार मिला हुआ है, प्राकृतिक अधिकार। हालांकि ऐसा कोई कहीं पर आपके बीएनएस में वर्णन नहीं है, बीएनएसएस में नहीं है, तो वो व्यक्ति छूट जाएगा, लेकिन कार्रवाई हो गई थी उस पर। दूसरा मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है? मनुष्य होने के नाते मानवाधिकार मिलते हैं। ये मानवाधिकारों की शुरुआत में बताता हूं कहां से हुई थी। फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति हुई, यहां से आया नागरिक शब्द, आया आपका संपत्ति का अधिकार, आया बंधुता, आया समानता, आया समता, आया। ये बोला कि व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, उसके देश से वंचित नहीं कर सकते हो, मनुष्य होने के नाते उसके कुछ मानव अधिकार है। फिर यही मानवाधिकार आपके 1948 में यूएन का एक चार्टर आया, उसमें घोषणा हुई। ठीक है, उसके पहले मूल अधिकारों के रूप में अमेरिका ने अपने संविधान में डाल दिया था इसको। फिर अगला है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के केवल नागरिकों को मिलते हैं। जैसे अगर हम मूल अधिकारों की बात करें कि कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, तो आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है आपका? कि शिक्षा वगैरह में और जगह पर एक प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है।
ठीक है। आर्टिकल 16 रोजगार में नियोजन में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। वैसे तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है कि क्या है, 15 में मैं बता देता हूं कि जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट ऐसे ही आधार पूछ लिए जाते हैं तो हर चीज याद करनी है। 16 में ये 5 तो हैं ही हैं आपके कि जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, उद्भव और निवास भी जोड़ दिया गया। और किसमें, लोक नियोजन के विषय में यानी रोजगार के विषय में। 15 में क्या है, पब्लिक प्लेस पर भी व्यक्ति जा रहा है तो भी उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा, कॉलेज में एडमिशन है तो भी भेदभाव नहीं होगा, है ना। तो ऐसे करके आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक अनुच्छेद। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 जो मूल अधिकार हैं केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है नागरिक अधिकार। अगर आर्टिकल 326 देख लो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो किसे मताधिकार प्राप्त है, जो नागरिक हैं देश के, ठीक है। आ जाते हैं, अगला है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार वो होते हैं जो संसद द्वारा कानून बनाकर, सामान्य कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। संसद द्वारा हो गए, आपके राज्य के विधानमंडल द्वारा हो गए। संवैधानिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान द्वारा दिए जाते हैं। तो संविधान और कानूनों में अब आप लोग अंतर तो समझ गए होंगे, संविधान अलग चीज है और सामान्य कानून अलग चीज है। तो जो संविधान में वर्णन है, जो भी अधिकार संविधान में वर्णित है, वो क्या हो जाएंगे आपके संवैधानिक। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। आर्टिकल 19F आपका संपत्ति का अधिकार था, तो 19 में था, भाग 3 में था, तो पहले यह मूल अधिकार था, तो इसे मूल अधिकार भी कहा जा सकता था और संवैधानिक भी कहा जा सकता था। लेकिन बाद में इसे मूल अधिकार से हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया और फिर कहाँ रख दिया गया इसको, आर्टिकल 300A में। अब ये मूल अधिकार तो नहीं रहा, लेकिन विधिक अधिकार है आपका, विधायी अधिकार इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी से लेके पीसीएस किसी भी एग्जाम में, कि मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है, इन्हें मूल क्यों बोला जाता है, कि ये फंडामेंटल अधिकार है। तो ध्यान रखो, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया, उसका सर्वांगीण विकास होना है, तो उसके लिए यह सबसे जरूरी अधिकार होते हैं, इसलिए इनको मूल कहा जाता है। दूसरा इसका रीजन क्या है, संविधान के द्वारा इनको गारंटी मिली है, कोई इन्हें छीन नहीं सकता। संविधान के द्वारा गारंटी कैसे मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई इन अधिकारों का हनन कर रहा है, आपके मूल अधिकारों का, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई भी छोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। दूसरी गारंटी क्या है, अनुच्छेद अभी आप देखोगे आगे चल के 13 है, अगला जो 12 के बाद अगला अनुच्छेद है, उसमें इसका बोला है यहां तक कि संसद भी इन मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। अगर वो बनाएगी तो उतना कानून शून्य हो जाएगा जितना इनसे असंगत है मूल अधिकारों से। तो पूरी गारंटी मिली हुई है इनको एक। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है। ये बात मैंने बता ही दी कि वो मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है वो है 15, 16, 19, 29, 30। अब 15 में क्या है, 16 में क्या है, ये तो बता ही दिया। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 में क्या है, समाज के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि वगैरह संरक्षित करने का अधिकार है। और 30 है, अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। आगे चल के एक एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे तो आगे भी आएगा वो सारी चीजें। अब आ जाते हैं, अब मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, ऐसा नहीं है सभी को मूल अधिकार मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रतिबंध किन लोगों पर लगा है, जो हमारे सैन्य बल है, खुफिया बल है, जो जिनके ऊपर देश की सुरक्षा की गारंटी होती है। अब इन पर अगर ये ना लगाएं और ये भी वीडियो वैसे ही बनाते रहें जैसे नॉर्मल लोग बनाते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा ये रखा है, यहाँ ये हथियार रखा है, यहाँ हमारा ये बेस है, और आपस में ये लोग संगठन बना लें कोई, तो ऐसा नहीं है। जो संगठन बनाने का अधिकार है सैन्य खुफिया बलों को, केवल सांस्कृतिक संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते हैं ये लोग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इनके प्रतिबंध हैं बहुत सारी जगह, हर जगह अभिव्यक्ति नहीं कर सकते चीजें। तो इनके जो मूल अधिकार हैं वो संसद कानून बनाकर इसे क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। ऐसा कहाँ लिखा है, आर्टिकल 33 में, आगे पढ़ोगे आप लोग। अभी तो केवल इनकी विशेषताएं जान रहे हैं हम। अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो कभी निलंबित नहीं होते, ध्यान रखो। अनुच्छेद 20 क्या है आपका, 20 है नो एक्स फैक्टो लॉ,
यानी कि किसी व्यक्ति ने जब क्राइम किया उस समय जो कानून है उसी आधार पर उसको दंडित कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कानून बाद में बनाया और क्राइम पहले हो गया था उसे दंडित कर दिया। इसको बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव। भूतलक्षी प्रभाव से कोई कानून लागू नहीं होगा, खासतौर से जो क्रिमिनल केस है। दूसरा 20 में ही है, क्या है आपका एक्स फैक्टो लॉ के बाद नो डबल जियोपार्डी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते हो। और तीसरा इसी के 20 के 3 पार्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या है इसका कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ आप क्या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। कि नार्को टेस्ट वगैरह है कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं, कि नार्को में व्यक्ति बोल देता ना कि हाँ मैंने खून किया, ऐसे किया, ये वो नहीं मानी जाती है। नार्को से केवल इतनी हेल्प ले सकते हो आप कि उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने इसको मारा और ये हथियार, जिस हथियार से मारा वो यहाँ छिपाया, तो आप जाके वो हथियार खोज लो, वो एज अ सबूत आप कोर्ट में रख सकते हो। तो सबूत खोजने में, केस पक्का बनाने में, जांच करने में नार्को टेस्ट महत्वपूर्ण होते हैं। नार्को की गवाही नहीं मानी जाती क्योंकि उसी व्यक्ति ने दी होती है जिस व्यक्ति ने गुनाह किया, और अनुच्छेद 20 ने इसको बैन किया है। अनुच्छेद 21 क्या, ये बहुत व्यापक अधिकार है, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, आगे चल के आप लोग देखोगे। तो ये 2 अधिकार कभी निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, कब? जब आपातकाल लगा हो। वो भी 2 परिस्थितियों में केवल आपातकाल लगा हो, या तो युद्ध हो रहा हो या कोई बाह्य आक्रमण हो। इन 2 परिस्थितियों में अगर आपका आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 जो है, जिसमें आपका क्या है, बाक संघ बनाने, संगठन बनाने की, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की, कहीं भी जाने आने की, कोई भी उद्योग धंधा वृत्ति आजीविका अपनाने की, कहीं बस जाने की, ये सारी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। इस पर प्रतिबंध कब लगा है आपका? तुरंत ही निलंबित हो जाता है जब आपातकाल लगा हो युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है। उसके अलावा अगर जो आंतरिक अशांति है, जिसे बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह, अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो इसमें अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। इसके अलावा बाकी के मूल अधिकार सारे निलंबित हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए राष्ट्रपति एक अलग से ऑर्डर जारी करता है अनुच्छेद 359 के तहत, अपने आप निलंबित नहीं होते हैं। जब भी आपातकाल लगा हो फिर राष्ट्रपति क्या है 359 के तहत एक ऑर्डर जारी करते हैं और इसके बाद वो निलंबित हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ो, यूपीएससी वालों को भी नहीं पता होती हैं ये सारी चीज़ें एक जगह। ऐसे ही यूपीएससी से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं, अंदर से एक विकल्प ऐसा डाल देते हैं जो लोगों को नहीं आ रहा होता है, ठीक है। अब मूल अधिकारों का वर्गीकरण है। उनकी प्रकृति के आधार पर मूल अधिकारों को 6 प्रकार के मूल अधिकार बोला गया है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 5 आर्टिकल हैं समानता के अधिकार में। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर शोषण के विरुद्ध में 2 ही अधिकार हैं, अभी आया था पेट में ये वाला क्वेश्चन, अनुच्छेद 23 और 24, ये मानव दुर्व्यापार बलात्संग वगैरह है। 24 है कारखानों में नियोजन बच्चों का, ठीक है, उसके विरुद्ध। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 4 है इसमें, 25, 26, 27, 28। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है, 2 हैं, 29 और 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसमें क्या है कि अगर किसी के मूल अधिकार का हनन कोई कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो वो देखेंगे जब हम 32 पर आएंगे, बहुत सारे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोरी, वो सारी रिट देखेंगे कौन सी है क्या है। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्तियों की तुलना करेंगे, हाई कोर्ट की ज़्यादा व्यापक है रिट जारी करने की शक्तियाँ, तो वो भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या ये सारी रिट केवल स्टेट के विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है, कि प्राइवेट कंपनियों प्राइवेट लोगों के विरुद्ध, वो भी देखेंगे। एक चीज और, हर एक अनुच्छेद पर जो भी आपके वाद हुए हैं कोर्ट के वो भी हम देखेंगे। तो ये पूरी व्यापक क्लासेज होने जा रही हैं आपकी मूल अधिकारों पर। अब हम शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 12, इसमें दी हुई है कि राज्य की परिभाषा की, कहीं पर अगर राज्य शब्द का प्रयोग होता है तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक। तो पहले तो इसका अनुच्छेद के अंदर जो प्रावधान है वो पढ़ लो। कोई नागरिक राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किसी भी निकाय द्वारा, यानी कि जो भी निकाय हो वो सारे, अगर उनमें से राज्य की परिभाषा में कोई शामिल है और फिर वह मूल अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है,
तो ऐसे किए जाने की दशा में सीधा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और सीधा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। ये तो इन्होंने दे दिया कि सीधा आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब राज्य की परिभाषा जान लेते हैं। तो संसद द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून, राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाया हुआ कोई कानून, जो आपके स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, नगर पंचायतें, इसके बाद ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जिसको जो शक्ति मिली है अगर, तो इनके द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून, इन कानूनों के द्वारा बनाई हुई कोई संस्था या कोई कर्मचारी, इन कानूनों के द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी, सभी किस में आएंगे? आपके राज्य की परिभाषा में आएंगे। यानी कि इनके कर्मचारी, सरकारी कोई कर्मचारी, वो भी राज्य की परिभाषा में आता है। ठीक है, सरकार के जो भी संस्थान हैं, जो भी ऑफिस हैं, वो सब कुछ आ जाते हैं राज्य के, चाहे वो संविधान से बने हों, चाहे वो संसद के कानून से, चाहे राज्य विधानमंडलों के कानून से, चाहे स्थायी निकाय। ठीक है, फिर केंद्र सरकार आ जाएगी, राज्य सरकार है, ये सब उसी से ही बनी है। स्पीकर का जैसे पद है, अब स्पीकर का पद क्या है? आपको संसदीय पद है, संवैधानिक पद जिसे बोलते हैं, संवैधानिक पद है, संविधान में इसका वर्णन है, वहां से आया। तो ये पद, इसका ऑफिस, ऑफिस से जो कार्य हो रहा है, जो भी कर्मचारी हैं, सब आ जाएंगे राज्य की परिभाषा। ऐसे ही राज्य विधायिका, स्थानीय निकाय, इनके कर्मचारी, विधि द्वारा गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय, जैसे यूपीट्रिपलएससी है। यूपीट्रिपलएससी क्या, एक कानून बना दिया गया है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद ने मिलकर कानून बनाया यूपीट्रिपलएससी का, उसके द्वारा गठित निकाय है। इसके जितने कर्मचारी होंगे सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। ऐसे यूपीपीएससी है, वो हो गया। आपका पुलिस भर्ती बोर्ड हो गया, वो भी आएगा राज्य की परिभाषा में। सरकार द्वारा पर्याप्त, अब यहां पर ये तो हो गया कि सरकारी सारी चीजें हो गई। कुछ प्राइवेट अगर संस्थान हैं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल रही है और वो सरकारी कार्यों का संपादन कर रहे हैं, तो वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, अब चूंकि ये देखो, संविधान में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर नहीं होती हैं। कोर्ट समय समय पर इनकी व्याख्या करता है। जैसे बीच में चले गए थे लोग कोर्ट के, बीसीसीआई जो है वो भी तो आपका राज्य की परिभाषा में आएगा। कोर्ट ने इसको बाहर रखा है कि नहीं, ये एनजीओ की तहत एक वो बना, सरकार से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। हालांकि सरकार से इनको टैक्स छूट वगैरह मिलती हैं, ज़मीनें शुरुआत में दी गई हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा हेल्प नहीं लेते हैं। लेकिन देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की टीम है, सारी चीज़ें, फिर भी राज्य की परिभाषा से बीसीसीआई को बाहर रखा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अनुच्छेद 13 देखते हैं। यहाँ पर तो होगी 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में इन्होंने बोल दिया कि जो भी कानून, आदेश या और भी चीज़ें जो होती हैं, आदेश होता है, विनियम, नियम, जो भी हो, अगर वो भाग 3 के असंगत है, भाग 3 में सारे मूल अधिकार हैं, वो अगर मूल अधिकारों के या भाग 3 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध सुरक्षा दे दी है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, विधियां मतलब कानून, चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल द्वारा, ये क्या हो जाएंगी? आपकी शून्य हो जाएंगी, लागू ही नहीं होंगी अगर वो इससे असंगत है। फिर इन्होंने बोला कि क्योंकि बहुत से कानून वो हमारे लागू हैं जो संविधान से पहले बने थे, आज भी लागू हैं, वो जो अंग्रेज बना के गए थे, तो संविधान से पहले की विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वो इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेबिलिटी। कि सपोज करो कोई कानून है, उसका ये वाला पोर्शन जो है वो मूल अधिकारों से असंगत है और ये वाला पोर्शन क्या है, इनसे मैच कर रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कानून सम्मत हो गया। ये असंगत है तो ये वाला पोर्शन हटा दिया जाएगा। आज कोर्ट ने यही किया है। आपका वक्फ संशोधन बिल जो आया है ना, इसमें क्या किया कि कुछ प्रावधान हटा दिए, वो अगले उसमें आएगा, इसी के ही अगले पोर्शन में मैं बताता हूँ। ये तो संविधान के पहले विधियों की बात की है। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करेगी, अन्यथा उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेगी। वक्फ संशोधन बोर्ड में गए थे अभी लोग, याचिकाएं दायर हुई थी, कुछ लोग बोल रहे थे इसको पूरे कानून को ही हटा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त व्याख्या की है कि संसद द्वारा जो भी कानून बनते हैं
हम प्रथमतया यही मान के चलते हैं कि ये सारे कानून क्या है, आपके विधायी रूप से सही हैं, इनकी वैधानिकता सही है। अब हम केवल वो प्रावधान देखते हैं कि जो वैधानिक नहीं है, मूल अधिकारों से असंगत हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, तो उन्होंने कुछ धाराएं हटा दी। जैसे एक धारा थी कि 5 वर्ष तक कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी होगा तभी वो वक्फ संपत्ति बना सकता है, वो हटा दी। कलेक्टर ही निर्धारित कर देगा कि ये वक्फ संपत्ति है कि नहीं है, वो हटा दी। बोल दिया कि ट्राइब्यूनल में जाएगा। पहले क्या था ना, वक्फ जो बिल था आपका, उसमें जो बोर्ड था बहुत शक्तिशाली था। बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते थे, ठीक है, केवल मुस्लिम ही रहेंगे। अब बोल दिया इन्होंने कि इस बोर्ड में अधिकतम 4 लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं, राज्य बोर्ड में 3 हो सकते हैं, ठीक है। सीईओ जो है उसको भी बोल दिया वो भी कोशिश करें कि वो गैर मुस्लिम ना हो, मुस्लिम ही हो, लेकिन जो इन्होंने मेन काम किया इसको, कि जो वक्फ बाई यूजर था, कि कोई संपत्ति अगर वक्फ के रूप में यूज हो रही है, चाहे उसके कागजात हो ना हो, सरकारी हो, किसी की भी हो, अगर वो वक्फ हो चुकी है तो अब वो बदलेगा नहीं। अब कोर्ट ने बोल दिया नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा उसको, अगर वक्फ नहीं थी, किसी और की संपत्ति है, तो वो फिर उसी के पास जाएगी। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ धाराएं हटा दी, जैसे मैंने बताया। वो इसी अनुच्छेद का उपयोग किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करेगी। ठीक, पहली बात तो बनाएगी नहीं विधि, लेकिन अगर बना दी तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक उल्लंघन कर रही। तो केवल वही चीजें शून्य कर दी जो जो चीज कोर्ट को लग रहा था कि ये उल्लंघन कर रही है। अब यहां पर विधि की परिभाषा दे दी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी ना, वो इन्होंने बहुत संशोधन किए थे, उन पर बहुत कोर्ट ने पाबंदियां लगाई, लेकिन वो लगातार संशोधन। तो इसमें क्या था कि विधि के अंतर्गत पहले ये मान लिया जाता था कि मूल अधिकारों में संशोधन ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मूल अधिकार हैं आपके, उन्हें ऐसा मान लिया गया था ये सर्वोच्च है, इनमें संशोधन नहीं। और जो विधि यहाँ पर दी हुई है ना, इसी विधि के तहत संविधान संशोधन को भी मान लिया गया था। हालांकि जो चौथा पोर्शन है आपका 13 का 4, ये इंदिरा गांधी लेके आई थी फिर। तो अभी देख लेते हैं तीसरा पोर्शन क्या है। विधि के अंतर्गत क्या आएगा, विधि का बल रखने वाली कोई आदेश हो, अध्यादेश हो, उपविधि हो, नियम हो, विनियम हो, अधिसूचना हो, रूढ़ी और प्रथा भी डाल दी। जो आपने देखा होगा खाप पंचायतें जो प्रथाएं चलती हैं, वो भी विधि के अंतर्गत आएंगी। वो भी अगर खिलाफ है मूल अधिकारों के तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी सब कुछ डाल दिया। जो विधि है संसद द्वारा पारित कानून है वो तो विधि होगा ही होगा। और विधि के अंतर्गत क्या होगा, कोई आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ये डीपली। ये कोई नहीं पढ़ाता, ये पढ़ाते हैं वन लाइनर्स, उन्होंने देख लिया छपा हुआ उठा के, उन्हें खुद नहीं पता है कि क्या मतलब होता है इसका, क्या ही पढ़ाएंगे, है ना। और करा देते हैं 200-200 क्लासें, 50 MCQ जो उठा लिए, 60 इतना फैक्ट दे दिया। एक ऑर्डर में फैक्ट दो स्टूडेंटों को। आप लोग बस क्या करना कि ये जितने टॉपिक होते जा रहे हैं उन पर घटना चक्र सॉल्व करो, या कोई भी पेपर सॉल्व करो UPPCS तक। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताना, ठीक है। फिर इसका चौथा पार्ट क्या है, अनुच्छेद 13 ही चल रहा है। इसका चौथा पार्ट है कि इस अनुच्छेद की बात 368 के अधीन संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी इन्होंने संविधान संशोधन को विधि से अलग कर दिया है। बाद में जब आप केशवानंद भारतीवाद 1973 देखोगे ना, उन्होंने भी इस चीज को सही माना है कि हाँ ये सही बात है, संविधान संशोधन अलग है। संविधान संशोधन के तहत सरकार क्या करेगी, मूल अधिकारों में भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कटौती कर सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है। लेकिन कोर्ट देखेगा कि जो भाग 3 में जो भी संशोधन किए गए वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट ने उसको माना जो हमारी संविधान सभा के जो लोग थे ना, उनकी जो थिंकिंग थी, वो जैसी चीजें बनाना चाहते थे उसको बना दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। और बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से प्रावधान आएंगे कोर्ट ही डिसाइड करेगा समय समय पर, ठीक है। जैसे अभी राइट टू प्राइवेसी, चलो ये तो अनुच्छेद की बेसिक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने बोल दिया है पंथ निरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर है, संघात्मक शासन बेसिक स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र, संसदीय स्वरूप, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। इसको नहीं आप बिगाड़ सकते हो कि संशोधन कर दिया। अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 13 जो है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, देखेगा जो भी कानून बन गए, आदेश, विनियम, और पुनर्विलोकन करेगा उसका। अगर वो खिलाफ है भाग 3 के, भाग 3 मतलब मूल अधिकार, तो उसको निरस्त कर सकता है। अब मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय देख लेते हैं।
बहुत पूछे जाते हैं। शंकरी प्रसाद बाद 1951। अब यहाँ पे क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 51 में ये लोग कोर्ट पहुंच गए। वही लोग जो संविधान सभा थी वही बैठे हुए थे, आज संसद में भी वही लोग बैठे थे। अभी तो चुनाव भी हो रहे थे, 51-52 में चुनाव हुए थे। तो जो संविधान सभा थी वही संसद थी। उसने जो बनाया सोच समझ के पहले किया, वो कोर्ट ये भी मान के चल रहा था अभी भी वही लोग हैं, तो वो सही सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर गए तो इन्होंने बोल दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अभी इनको नेताओं पर पूर्ण भरोसा था कि जो नेता है बहुत ही उच्च क्वालिटी के नेता हैं, वही हैं जिन्होंने हमें संविधान बना के दिया। उसी संविधान से कोर्ट को जस्टिस एच जे कानिया थे यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो इन्होंने बोला कि इतने देव पुरुष लोग बैठे हैं वही संसद में, इन्होंने ही अभी अभी संविधान बना के दिया, उसी संविधान के द्वारा इनको शक्ति मिली है। तो इन्होंने बोल दिया कि संसद जो चाहे वो कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब कुछ समय बीता, यहाँ तक स्थिति क्या हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, जितने भी अच्छे नेता थे सारे चले गए। अब राजनीति चरम पे थी, भ्रष्टाचार चरम पे था। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट का जो विचार है वो बदल गया। गोलकनाथ बाद 1967 इन्होंने बोला कि जो मूल अधिकार हैं इनको संविधान ने एक सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है, अतः इसे आप लोग कोई भी संसद इसे संशोधित नहीं कर सकती। मना कर दिया सीधा, संशोधन हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले गए, निरस्त हुए। ठीक है, कानून निरस्त हुए। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संशोधन किए 71 तक। ठीक है, इसके बाद केशवानंद भारती बाद जो आज का अगर देखो कि सबसे बड़ा अगर कोई निर्णय था तो वो है 13 जजों की बेंच थी, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो आके दी। इसमें इन्होंने बोला कि जो संविधान है उसके किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, लेकिन बट लगा दिया। वो बट ऐसा लगाया कि वो सबसे बड़ा बट था, संसद उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि कौन सा पोर्शन बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, कौन सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का भी अधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत। इसमें वो क्या करेगा, एक बार अगर बोल भी दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है तो आगे चल के वो ये भी बोल सकता है नहीं अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं है। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले ली है चीजें, एक सिंपल बस स्टेटमेंट छोटा कर दिया। तो यहां से आई आपकी मूल ढांचे की अवधारणा। फिर आगे चल के वही जो इन्होंने दिया था केशवानंद भारती बाद में, वही सारी चीजें हर बार लोग बोल रहे हैं। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 का है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि न्यायिक पुनर्विलोकन को मूल ढांचे का भाग है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ना, इसको भी समाप्त कर दिया था इंदिरा गांधी ने। बोल दिया था कि जो संविधान संशोधन है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर ही नहीं सकते हो। अनुच्छेद जो 368 है उसमें और एक दो अनुच्छेद जोड़ दिए थे, बोले थे इसको कोई भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने बोला कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो मूल ढांचे का भाग है और इसको आप निरस्त नहीं कर सकते हो। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, IR कोहिलो बाद 2007 हुआ क्या था। जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो पहला फर्स्ट संविधान संशोधन आया। वो किस लिए था, जमींदारी व्यवस्था का यहाँ पर उन्मूलन करना था। जमींदारी का उन्मूलन करना था, लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या था, आपका मूल अधिकार था। तो अगर और संपत्ति यानी कि जमीन जो है, कृषि वाली जमीन, वो राज्य का विषय था। राज्य कोई कानून बनाए जमींदारी को समाप्त करने के लिए, जो जमींदार थे बड़े आदमी थे वो कोर्ट पहुंच जाए, कोर्ट बोले ये तो मूल अधिकार है समाप्त कर दें। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार पहला संविधान संशोधन लेके आई, उसने 9वीं अनुसूची जोड़ी। 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई थी कि इसमें वो कानून डाले जाएं जो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। इसमें अगर कोई कानून डाल देंगे तो उसमें लिख दिया था कि इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, 9वीं अनुसूची का। ठीक, तो राज्य अपना कानून बनाते थे संपत्ति से संबंधित, वो इसमें डाल देते थे, वो लागू हो जाते थे। इस प्रकार से जमींदारी उन्मूलन चल रहा था। हालांकि अब इसमें संपत्ति जो आपकी जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून तो है ही है, उसमें बहुत सारे इधर उधर के कानून भी पड़ गए। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट का है 69% आरक्षण है तमिलनाडु में, वो भी इसी में पड़ा हुआ है, उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो रहा है। फिर कोर्ट ने इस वाले बाद में IR कोहिलो बाद 2007 में बोल दिया
कि जो भी कानून 1973 के बाद बने हैं, चाहे वो 9वीं अनुसूची में हो चाहे जहां हो, उनको आप क्या कर सकते हो, न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए ला सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा 1973 के बाद के कानून। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाते हैं अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समता, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि सभी, चाहे जिस पद पे हो चाहे जो व्यक्ति हो, सभी विधि के समक्ष समान है, सभी पर सेम कार्यवाही होगी। ये तो हो गया इसका एक नॉर्मल। दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ का समान संरक्षण भी मिलेगा सभी लोगों को। जैसे मैंने बताया था कि समान परिस्थितियां हो तो समान व्यवहार होगा, असमान परिस्थितियां हो तो असमान व्यवहार होगा। यानी कि आरक्षण की जो एक प्रकार से मार्ग है वो यहां से इन्होंने हल्का सा ओपन कर दिया कि परिस्थितियां असमान हो तो आप क्या कर सकते हो, समता को समता बोल सकते हो, समानता नहीं होगी फिर वहां पर। अब इसमें भी कुछ अपवाद दे दी, जैसे राष्ट्रपति है, इक्वल नहीं है, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है, पद पर रहते हुए कोई भी केस नहीं हो सकता है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो आपका सिविल बात हो, पद पर रहते हुए। राज्यपाल को भी सेम है। सांसद और विधायकों को है कि जो सिविल केस है अगर, तो उसमें क्या होगा, जब भी उनका सदन चल रहा हो तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसको गवाह बनने के लिए या सिविल केस में उस पर कार्रवाई नहीं होगी। विधायकों को भी सेम है अनुच्छेद 194 के तहत। जो विदेशी राजनयिक आते हैं इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी केस करके आप इनको जेल में या मतलब जांच भी नहीं कर सकते हो इनकी, इनसे पूछताछ भी नहीं होती है। हालांकि कुछ लोग कर देते हैं, जैसे देवयानी खोरादगे का मामला था तो अमेरिका ने पूछताछ की थी, भारत ने रिटेलिएट किया था। इनको सीधा आप इनके देश जाने के लिए बोल सकते हो कि जाओ छोड़ो अब, है ना, जैसे इंडिया करता है पाकिस्तान के लिए। अगला है अनुच्छेद 15। ये क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता है। किसके 5 बेस ध्यान रखना, ये 5 बेसिस पर क्वेश्चन आता है। कौन कौन से, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 बेसिस पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हो। कहाँ कहाँ पर, दुकानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, भोजनालयों पर, होटलों पर, कुआं, तालाब, स्नानाघर और अन्य जो भी सार्वजनिक जगह है, इन पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हो, इन 5 बेसिस पर। ठीक है, अनुच्छेद 15 में है। हालांकि यहां पर इन्होंने अपवाद दे दिया तुरंत, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगाना था। तो क्या दिया कि राज्य स्त्रियों तथा बच्चों हेतु विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15 में है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहां से। स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अगला आएगा आपका शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, इसी 15 का ही पार्ट है। चलिए पहले ये बैच की जानकारी ले लीजिए। यूपी सब इंस्पेक्टर का बैच एप्लीकेशन पर चल रहा है। बीएनएस की सभी 9 क्लासेज हो चुकी हैं। पॉलिटी की वहाँ पर डेली क्लासेज आ रही हैं। यूट्यूब पर अल्टरनेट डे पर पॉलिटी की सिर्फ 5 क्लासेज आएंगी। बाकी बीएनएस पर क्लास वाइज टेस्ट चल रहे हैं, बहुत अल्ट्रा लेवल के। ठीक है, सारी चीज़ें टेस्ट में आ जा रही हैं और 2 हो चुके हैं। हर अल्टरनेट डे पर 1 क्लास का टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर ऐसे तैयारी करा देंगे कि आपको इसके बाद ये जो 200 मार्क्स का है ना आपका जीएस, मूल विधि प्लस हिंदी, इसमें मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन बाहर जाए, ऐसी तैयारी करा देंगे। तो आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से जीएस रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड करो, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करके। ऐप के अंदर ऑल कोर्सेस या स्टोर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको बैच मिल जाएगा, वहीं से बैच परचेज कर लेना। ऐप पर ही ओपन हो जाएगा, सारा कंटेंट ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके बाद जब आप बैच खरीदोगे तो उसकी स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, तो आपको जोड़ दिया जाएगा टेलीग्राम पर भी, तो सारी एक्टिविटी पता चलती रहेगी। अब अनुच्छेद 15 का ही पार्ट देखो क्या है, राज्य अभी तो था महिलाओं बच्चों के लिए, अगला बोल दिया कि राज्य सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पहले नहीं जुड़ा था, अभी जोड़ा है जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा संविधान संशोधन है। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण हुआ है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कितने नंबर का। ठीक है, तो सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जाति या जनजाति के विशेष के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। हालांकि जब ये बना था, जब संविधान बना था तब केवल इतना ही था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है।
बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद सामाजिक और शैक्षणिक रूप यानी कि ओबीसी को जोड़ा गया और अब ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से विशेष उपबंध की बात हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर दिया, स्कूलों में आरक्षण की बात कर दी सरकार ने कि आरक्षण देंगे हम। राइट टू एजुकेशन एक कैसे आया आपका, अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार है। तो कुछ संस्थान पहुंच गए जो प्राइवेट संस्थान है, क्योंकि यहाँ पर भी 25% कुछ आरक्षण देते हैं गरीब बच्चों के लिए सरकार, ठीक है, कि हम तो व्यवसाय हैं, हमें क्यों जाके आप लोग रिजर्वेशन कर रहे हो, प्राइवेट कंपनियों में क्यों रिजर्वेशन कर रहे हो। तो इसी पर ही एक वाद आया था TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें कोर्ट ने बोला था कि शिक्षा विशुद्ध रूप से व्यवसाय नहीं है, लेकिन यहां पर भी एक चीज कर दी कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं इनमें आप RT राइट टू एजुकेशन लागू नहीं कर सकते हो, रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, बाकी सब जगह दे सकते हो, यानी कि जो अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए। अभी हाल ही में जो AMU का एक केस हुआ था उसको अब मैं पढ़ूंगा थोड़ा डिटेल में क्या था, शायद उसमें फिर से कुछ कोर्ट ने चेंज किया है, एग्जैक्ट नहीं किया ऐसा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उसमें रिजर्वेशन कर सकते हो कि नहीं, लेकिन कोर्ट की भाषा कुछ ऐसी थी कि धीमे धीमे चल के इसको भी स्टेक डाउन किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 पर आ जाते हैं। जो 15 था वो क्या था, महिलाओं और बच्चों को आरक्षण, SC ST को आरक्षण, ये सब आरक्षण कहाँ था, शिक्षा के क्षेत्र में। जो 16 है वो है लोक नियोजन यानी कि नौकरी के क्षेत्र में, ठीक है। तो वहां पर 5 बेस थे, यहां पर 7 बेस हो गए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान 5 तो ये वही है। उद्भव और निवास अलग से जोड़ दिया गया। इसके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। फिर कुछ और लिख दिया गया कि अगर धार्मिक या सांप्रदायिक कोई संस्था है, कोई ऐसा पद है, सपोज करो कोई मस्जिद है, अब उसका कोई काजी है, उसकी नियुक्ति करना है, कोई मंदिर है उसका कोई पुजारी की नियुक्ति करना है, तो वो फिर आप क्या किसी धर्म विशेष से कर सकते हो वहां पर। तो ये लिखा है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में कोई विशेष पद विशेष धर्म या संप्रदाय हेतु आप रिजर्व कर सकते हो। फिर इसी के बेस पर 1979 में मंडल कमीशन बना। 1989 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी 10 साल बाद। 1990 में BP सिंह की सरकार थी और इन्होंने क्या किया, 27% आरक्षण दे दिया OBC को, उसके पहले OBC को आरक्षण नहीं था, ठीक है। अनुच्छेद 17 पर आ जाते हैं। ये वाला जो अनुच्छेद है ना, ये आपका इफ एंड बट बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सीधा है अपस्यता का सभी रूपों में अंत, नो इफ एंड नो बट, यानी कि जो छुआछूत है उसका सभी रूपों में अंत कर दिया गया। फिर ये तो संविधान में लिखा, अब इसको लागू करना है तो क्या होता है, संसद का कानून जरूरी है। संविधान में कोई सजा का प्रावधान थोड़ी लिखा है कि अगर ऐसा करोगे, इस कानून को तोड़ोगे तो ये सजा होगी, वो नहीं। संविधान में तो लिख दिया गया कि ये अंत होगा, ठीक। अब जब तक संसद कानून ना बनाए वो लागू नहीं होती चीजें। तो संसद ने पहले एक कानून बनाया था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और आगे चल के अगला कानून बनाया SC ST एक्ट, ठीक है। ये छुआछूत का ही एक प्रकार से उन्मूलन के लिए है। अगला है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। आपने सुना होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाइटहुड की उपाधि दे देते थे, लॉर्ड की, सर की उपाधि दे देते थे, ठीक है। ये सारी उपाधियां बड़ा भेदभाव समाज में एक अलग तरीके कर रही थी। भारत इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं कलुषित हो गया था कि नहीं, तो जैसे ही संविधान बना इन्होंने बोला नहीं, सब बराबर हैं, केवल 2 चीज़ों की उपाधि छोड़ दो, एक सेना में, क्योंकि सेना में उपाधि बहुत जरूरी है, उससे पद पता चलता है, और शिक्षा में उपाधि, मेडिकल है तो डॉक्टर हो गया है ना, वकील हो गया। तो ये सारी उपाधि को छोड़कर कोई अन्य उपाधि नहीं चलेगी इंडिया में। और प्रतिबंध लगा दिए कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो किसी विदेशी राज्य यानी विदेशी देश से उपाधि नहीं लेगा। अगर कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में रह रहा है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ले सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी तब उसे उपाधि मिलेगी। कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में है। इस पर एक वाद चला गया, कोर्ट में केस चला गया कि ये जो आप पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न देते हो, ये भी तो एक प्रकार की उपाधि है, ये भी तो नागरिकों के बीच में एक अलग आपने वर्ग बना दिया कि ये बहुत बड़े उन्नत वर्ग है। इस पर बहुत चर्चा चली, लेकिन फाइनली कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो पद्म पुरस्कार हैं या भारत रत्न हैं, इनको वैध बोला कि किसी भी समाज को तरक्की करनी है तो जो उसमें टॉप व्यक्ति हैं, टॉप अचीवर्स हैं, उनको सम्मानित करना जरूरी है।
लेकिन इसका जो आपका मिलता है सम्मान, उसको अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हो, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना पद्म भूषण उदित नारायण, ये नहीं कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19, सबसे व्यापक अनुच्छेद हैं आपके 19 और 21। अधिकारों का गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है 14, 19, 21, क्योंकि 14 समता का अधिकार देता है, सभी इक्वल है। 19 हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 21 हो गया जीवन का अधिकार। ठीक है, तो 19 में क्या है, देखो अंग्रेज जब यहाँ पर थे, हम लोग क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने हर तरीके की पाबंदी लगा दी थी, बोलने पर पाबंदी लगा दी थी, सभा करने पर पाबंदी लगा दी थी, हड़ताल करने पर, ठीक है, संगठन बनाने पर, प्रेस पर, बहुत सारे अधिकार इन्होंने 19 में दे दिए। 19 क्या है, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सब पर प्रतिबंध है। 19 ये है, इस पर प्रतिबंध मिलेगा 19(2) में। ठीक है, फिर शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, ये बी है 19(b). 19(c) क्या है, संगठन या संघ बनाने का अधिकार, संघ बाद में जोड़ा गया। ठीक है, पहले संगठन था, नहीं संगठन या संघ, आगे चल के इसमें सहकारी समिति भी जोड़ दिया गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये बाद में जोड़ा सहकारी समितियां। अनुच्छेद 323(a), भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, लेकिन हर चीज में प्रतिबंध है। जो एसटी हैं, जनजातियां हैं, इनके हितों के संरक्षण के लिए अबाध संचरण क्या होगा, बंद कर सकते हैं। कोविड काल में जो आपका है कि स्वास्थ्य, नागरिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए आपका अबाध संचरण बंद किया जा सकता है, तो सब पर प्रतिबंध भी है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, ये भी प्रतिबंध है इस पर युक्त। ठीक है, क्या प्रतिबंध है, वही अनुसूचित जनजातियों के हितों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद आपका लोक स्वास्थ्य वगैरह और भी चीज़ें हैं, लगा सकता है इस पर राज्य प्रतिबंध। आपने देखा होगा, अगर आप नहीं पता हो तो भारत के कई, नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप जाते हो तो आपको इनर लाइन परमिट ILP लेना पड़ता है, एक प्रकार का वीजा है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते कि वहाँ पहुँच गए हम तो भारत के हैं, भारत में। अंडमान एंड निकोबार के भी कई सारे क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट लगता था। अब धीमे धीमे ये जो गवर्नमेंट आई है अब रिलैक्स कर रही है चीज़ों को। ठीक है, फिर संपत्ति का अधिकार जो था आपका 19F में था, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट याद रखना 19F, इसको निरस्त कर दिया गया है। अब कहाँ कर दिया, पहले मूल अधिकार था, अब इसको बना दिया गया है क्या, संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 300A में। फिर वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है, कि कोई भी वृत्ति आजीविका व्यापार कारोबार आप कर सकते हो, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। अब अपवाद देख लेते हैं, किस किस बेस पर क्या क्या प्रतिबंध है। तो जो आपके मैक्सिमम अधिकार हैं उनमें राज्य की प्रभुत्ता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि के आधार पर प्रतिबंध है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मानहानि कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, बोल रहे हो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। ऐसा नहीं है किसी के देवी देवताओं धर्म के बारे में गलत बोल रहे हो, तो वो अभी आपने BNS में पढ़ा है कितने बड़े बड़े क्राइम है। तो ये सारे आपके अपवाद हैं। प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ये बहुत बड़ा अधिकार है, नॉर्मली लोग नहीं इसको समझते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत ही है। ठीक है, इसमें क्या है, पहला प्रेस को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, फिर जो सूचना उसने प्राप्त की उसको प्रकाशित करने का अधिकार है, और उसे प्रसारित करने का अधिकार है। मैं उदाहरण देता हूँ, हाल ही में आपने देखा होगा एक बहुत बड़े गैंगस्टर का जो है थाने से, कैद से, जेल से यानी कि वीडियो कॉलिंग हुई थी और उसने पूरा इंटरव्यू दिया था। जिस DSP ने ये सारी व्यवस्था कराई थी वो सेवा से बर्खास्त हो गया, पंजाब पुलिस का था, उसको बर्खास्त कर दी, उस पर कार्रवाई हो गई, गैंगस्टर पर कार्रवाई हो गई, चलो ठीक है, उसकी चीज़ें कठोर कर दी। लेकिन जो वो इंटरव्यूअर था, जो पत्रकार था, जो चैनल था, चैनल शायद ABP था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो हालांकि फेमस हो गया और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई उसकी लोगों में। क्यों, क्योंकि उसको ये अधिकार है कि कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, केवल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत कुछ जगह प्रतिबंध है, उसे प्रसारित नहीं कर सकते हो। बाकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, प्रकाशित करने का अधिकार और प्रसारित करने का अधिकार कोर्ट को मिला है। सशस्त्र सेनाओं तथा पुलिस बलों को केवल सांस्कृतिक संघ बनाने का अधिकार है, ना कि राजनीतिक संघ। ठीक है, अबाध संचरण में क्या क्या प्रतिबंध है, अबाध संचरण और कहीं पर भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता में।
अनुसूचित जनजातियों तथा जनसाधारण के हितों के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 देखते हैं, वही है जो मैं पहले बता चुका हूं कई बार, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि किसी ने कोई अपराध कर दिया, अब दोष सिद्धि होनी है अभी, तो उस सिद्धि के समय पर क्या संरक्षण है उस व्यक्ति को। सबसे पहले कि जो भूतलक्षी प्रभाव से जो भी कानून अधिनियमित होते हैं वो नहीं होंगे। खासतौर से जो क्रिमिनल केसेस हैं, फौजदारी मामले हैं, उसमें आप जो क्राइम हुआ है उसके बाद कानून बना के उसको सजा नहीं दे सकते, उसके पहले जो कानून है उसी आधार पर सजा दी जा सकती है। ठीक। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण है, कि दोहरा दंड, एक ही अपराध के लिए दो सजा नहीं दे सकते हो। हालांकि किसी व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो विभागीय कार्रवाई जरूर होगी, वो दोहरा दंड नहीं माना जाएगा, उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, विभाग अपनी नौकरी से निकाल सकता है। ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, कोई भी व्यक्ति को आप स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाओगे, जैसे वो कोर्ट में बोल देता है ना, हाँ मैंने एक क्राइम किया, ये किया, वो कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। इसमें एक बात गया, सेल्वी बनाम कर्नाटक बात, ये खासतौर से नक्सलाइट का मामला था, इसमें गया तो इसमें बोला कि जो नार्को परीक्षण होता है वो भी तो स्वयं के विरुद्ध गवाह बना रहे हो ना, आपने ऐसी चीज उसके व्यक्ति के अंदर डाल दी। एक तो नार्को परीक्षण में मशीन से मशीन झूठ पकड़ती है, दूसरा होता है उस व्यक्ति के अंदर ऐसा केमिकल डाल दो जिससे उसकी सोचने की, एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता, वो क्या है, जोर लगाने की, वो खत्म हो जाती। तो फिर जो जो उसने देखा होता है सीधा सीधा बोलता है। ठीक है। तो नार्को परीक्षण ब्रेन मैपिंग साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है, ये केवल जांच में हेल्प हो सकती है, ये कोर्ट ने बोला। तो ये वाला आप बात याद रखना, बहुत सारे बात होंगे। जैसे एक अभी आया था, कहीं पर कोई स्टूडेंट बात कर रहा था कि जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, है ना, इस पर एक केस हुआ था, इस पर बाद है। तो इसमें क्या है, विशाखाबाद, विशाखा बनाम राजस्थान बात था। फिर विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, इसमें बोला था कि हर एक कंपनी को अपने अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी बनानी होगी। कोई भी कंपनी है जिसमें 10 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा ऐसा क्राइटेरिया है, व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो जिसमें महिला हेड होगी और महिलाओं का ही बहुमत होगा। हालांकि जो रंजन गोगोई हैं उन पर केस हुआ था, तो पहले तो उन्होंने 3 लोग पुरुष जजों की एक कमेटी, खुद ही कमेटी बना दी थी, खुद ही सुन लिया था, जबकि वो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पर। ठीक। इन पर यौन उत्पीड़न का केस हुआ था, रंजन गोगोई पर आरोप लगे थे। फिर एक महिला को इन्होंने, उसमें महिला जज को उसमें एक को लेके आए, फिर भी इस गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ था, है ना। तो कुछ बड़े स्तर पर नहीं भी हो पाती हैं चीज़ें, बट आप लोगों को जाननी जरूरी है। एसआई बनने जा रहे हो, कानून को धरातल पर आप ही लोग लागू कराओगे। हर चीज़ इतने अच्छे से पढ़ लो, फिर बता रहा हूँ, कहीं पे जाना कितनी भी अच्छी क्लास कर लेना, समझ बनानी बहुत ज़रूरी है, और वो समझ टीचरों की भी नहीं बनी तो क्या ही बनाएंगे, है ना। तो आप लोगों को अगर क्लासेज हेल्पफुल लग रही है तो बिल्कुल शेयर करते रहो। जिस भी व्यक्ति को यूपीएसआई की तैयारी करनी है, आप लोगों के माध्यम से इस चैनल का नाम, इस चैनल का कंटेंट उनके पास पहुंचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।